हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अपन अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो अभी अपन अपना कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स करके जो आपका चल रहा है, 10 डेज में आपका पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है आपको, जिसमें आपको पूरे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट ए टू जेड सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो उसमें अभी तक अपन क्या कंप्लीट कर चुके हैं? उसमें अभी तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर चुके हैं, इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट कर चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन उसमें आगे बढ़ने वाले हैं और अपन पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो अपन अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है आपके लिए, तो वो अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आज से आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। किस एग्जाम के लिए? यूपी पीएससी एई, एनएलसी, एसएससी जेई, इन एग्जाम्स के लिए आपके लिए, एंड वाइजेक, वन मोर एग्जाम इज वाइजेक आपके लिए। यूपीपीएससी एई, एनएलसी, एसएससी जेई और वाइजेक एग्जाम के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स प्लस पर स्टार्ट हो चुका है। इसको हमने गेट एंड ईएसी के अंदर लॉन्च किया है। इसे गेट एंड ईएसी के अंदर इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाए। जैसे अगर आप यूपीपीएससी एई, एसएससी जेई के लिए पढ़ने के लिए आप अगर दूसरा कोर्स परचेज करते हैं, तो फिर अगर आपको गेट एंड ईएससी पढ़ना रहे तो आपको दो दो कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर आप गेट एंड ईएससी परचेज करते हैं तो आपको एसएससी जेई और बाकी सारे स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए अलग कोर्स परचेज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने दोनों यूपीपीएससी एई, एनएलसी, एसएससी जेई, वाइजेक, ये सारे जो एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स के लिए हमने इस कोर्स को गेट एंड ईएससी में किया है। तो अभी आपको जब तक ये एग्जाम्स नहीं होते 2 से 3 महीने तक आपको कंटिन्यूस ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपके इन स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स और इन सारे एग्जाम्स की आपको तैयारी कराई जाएगी। और फिर आफ्टर दैट आपको गेट एंड ईएससी के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, गेट 2021, ईएससी 2021 के लिए। तो इसके लिए आपको हमसे एनरोल होना है। अब आपका ये रहेगा कि सर आपकी टीम से ही हम एनरोल क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो टीम है आपको कुछ चीजें स्पेशल्स दे रही हैं। जैसे आपको हमारी टीम क्या दे रही है? आपको प्रीमियम ग्रुप्स दे रही है। उस प्रीमियम ग्रुप में बात करें तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी ऐड कर लीजिए, नहीं, हम सिर्फ उन बच्चों को ऐड कर रहे हैं जो हमारा कूपन कोड यूज करते हैं। जैसे कि मेरा कूपन कोड है पल्लव लाइव, आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, उससे हमारे उसमें जो ग्रुप है प्रीमियम ग्रुप्स, उसमें हम आपको ऐड करेंगे। आफ्टर दैट उससे आपको क्या फायदा है? उससे फायदा ये है कि आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर से आपको पता है कि गेट, ईएससी और बाकी सभी एग्जाम्स में अगर आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करते हैं 10 to 15 क्वेश्चंस के, तो आपको कितना एडवांटेज है। दूसरी जगह पर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इस प्रीमियम ग्रुप के अलावा आपके लिए फेसबुक पर भी एक ग्रुप बनाया गया है, जहां पर आप सभी बच्चे लोग और जितने भी लोग हैं आप वहां पे अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और उस ग्रुप में कोई और ऐड नहीं हो सकता, सिर्फ वही लोग ऐड हो सकते हैं जो हमारा कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग ये है कि वहां पर आपके लिए वीकली इंटरेक्शंस के लिए फैकल्टीज आएंगे। जिस भी फैकल्टीज का आपको जो भी डाउट रहे आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई डाउट रहे, आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए रिगार्डिंग कोई डाउट रहे, आपको ये डाउट रहे कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, जो भी आपको डाउट रहे आप उनसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपके लिए ये रहेगा कि आपके लिए मंथ में एक इन द एंड ऑफ द मंथ सारे फैकल्टीज एक साथ आएंगे ताकि आप उनसे एक साथ इंटरेक्ट कर सके और सभी के व्यूज आप एक साथ, सारे एडवांटेज जो भी सारी चीजें आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको वह चीजें मिले। तो आपको उसके लिए क्या करना है? हमारा सिंगल सब्सक्रिप्शन कोर्स को परचेस करना है। आपको हमारा सिंगल सब्सक्रिप्शन कोर्स को जल्द से जल्द परचेस करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। उसके लिए आप या तो फिर आप डायरेक्ट ये पल्लव लाइव यूज करिए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ लाइन्स है कि देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। बस यही है कि आपको मेहनत करना है। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको प्रिपरेशन करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है। और जो जिस भी वजह से आप पिछली बार फेल हुए हैं या फिर आपको जो कुछ टाइम में फेलियर्स मिलता है, तो उससे आपको सीखना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, तो इन ये लाइन के साथ ही अपन अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की बात की जाए तो इसमें अगर अपन बात करें तो अपन क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें मैट्रिक्स पढ़ते हैं और डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मैट्रिक्स की बात किया जाए तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को अपन किसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लेट अस सपोज ए आई जे के फॉर्म में अपन उसे लिखते हैं। अपन ने उसे लिखा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे।
इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो उसमें अगर बात करें कि ए आई जे को कैसे पढ़ते हैं, उसे पढ़ते हैं ith रो एंड jth कॉलम, ये तो सभी को पता है। और m इंटू एन को क्या कहते हैं, यहाँ पे अपन कहते हैं m इंटू एन इज नथिंग बट ऑर्डर और साइज। क्या होगा, ऑर्डर और साइज। और m क्या होगा, m इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज एंड n इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, और n इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेट अस सपोज आपकी कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, उसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया 2 3 1 1 5 6 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स की बात करूं तो आपसे ये पूछूं ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दीज आर नथिंग बट द रोज। और ये क्या है, आप कहेंगे दीज आर नथिंग बट द कॉलम। बताइए यस और नो, यही है ना कि दीज आर रो एंड दीज आर द कॉलम। तो आप कहेंगे ये रो है, ये आपका अगर कॉलम है, तो आपको ये तो समझ आ गया कि ith रो और jth कॉलम का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मींस आपने पहले इसे लिखना क्या है, आई ए, मतलब रो को पहले लिखना, तो आप लिखेंगे A21 बताइए, तो आप कहेंगे सेकेंड रो मींस फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मींस ये, तो दिस इज 4, ये 4 है, तो आपने ये बोला कि ये 4 आ गया। आया समझ कि आपको कैसे ith रो jth कॉलम पता करना है। ओके, अब m जो है नंबर ऑफ द रोज, तो आपने यहां से गिन लिया 1 रो 2 रो 3 रो, तो आपने बोला नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, आप कहेंगे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, नंबर ऑफ द कॉलम भी है 3। अगर नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, ऑर्डर हो गया नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 3। यस और नो, किसी प्रकार से कोई डाउट, सारी चीजें क्लियर हुई कि किसे ith रो और jth कॉलम, कैसे रो को लेना है, कैसे कॉलम को लेना है, किसी एलिमेंट का अपन को पता करना है तो वह कैसे पता चलेगा, और अगर अपने को ऑर्डर लिखना हो तो वह कैसे पता चलेगा। ये हुई मैट्रिक्स की स्टार्टिंग। अब मैट्रिक्स की बात आती है कि टाइप ऑफ द मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं। तो रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स सिंपल, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। इसमें आप कहें तो इसमें क्या है, तो आप ये कहेंगे कि सर एक ही रो रहे, एक ही रो रहे, मतलब आप हमेशा बोलेंगे A1J, A1J मीन्स रो एक रहेगी, कॉलम जितने भी चाहे, जैसे दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम एंड दिस इज फोर्थ कॉलम। मतलब आप कहेंगे कि रो एक ही होना चाहिए, भले ही चाहे कॉलम कितने भी हो जाए, कितनी, एक ही रो होना चाहिए और कॉलम कितने भी हो जाए, तो आप इसे कहेंगे आप रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कितनी रो है, रो मैट्रिक्स मीन्स ओनली सिंगल रो, ओनली सिंगल रो, इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो ये हुई आपकी कॉलम, तो आप इसमें क्या कहेंगे, ओनली सिंगल कॉलम। क्या कहेंगे आप, ओनली सिंगल कॉलम, मतलब आप कहेंगे कि रो कितनी भी हो जाए, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। तो ये आपका कॉलम कितनी हुआ, एक कॉलम, रो कितनी हुई, एक रो 2 रो 3 रो 4 रो, रो कितनी भी हो, कॉलम आपके एक ही होना चाहिए, तो इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब बात आई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, लेट अस सपोज किस फॉर्म में लिखा आपने, ए आई जे इज एम इंटू एन के फॉर्म में, और मैट्रिक्स बी है तो उसका अगर आपने फॉर्म लिखा बी आई जे, तो उसे मैट्रिक्स के लिए अगर अपन बात करें तो उसे एन इंटू आर में होना चाहिए। मतलब ऐसा ध्यान रखें, सिंपल सा मेरे तरीके से ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रहेगा क्या, पहली वाली मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट, दूसरी वाली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर वह बराबर है, मतलब जैसे आप बोले ए का ऑर्डर अगर बात की जाए, ए अगर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की, तो बी जो मैट्रिक्स है उसे कितने ऑर्डर की रहना चाहिए, दिस इज नथिंग बट 3 का होना चाहिए, यहाँ फिर कुछ भी हो तो मान लीजिए 3 इंटू 4, दिस इज ये। तो जितना ये इसके बाद इसे कैंसिल करिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इसको कैंसिल करिए, तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी, मल्टीपल करके जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी, वह जो मैट्रिक्स आएगी कितने की आएगी, 2 इंटू 4 की। या फिर जनरल में देखा जाए तो m इंटू एन की जो मैट्रिक्स है, और तो दूसरी जो मैट्रिक्स बनेगी तो ये इसका फर्स्ट वाले का दूसरा एलिमेंट, दूसरे वाले का पहला एलिमेंट, आप दोनों को बराबर लेंगे और दोनों का अगर अपन कैंसिल कर दें क्योंकि सेम होना चाहिए, तो आप जाएगा m इंटू आर का। बताइए समझ आया आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं अपन के मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से आगे चलते हैं कि मैट्रिक्स क्या आगे क्या है। आगे बात आती है कि नंबर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड ए बी, मतलब
लेट अस सपोज ये मैट्रिक्स है आपकी 2 1 2 2 और दूसरी कोई मैट्रिक्स है आपकी 2 1 3 4 आपकी ये मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या करेंगे आप कहेंगे कि अगर मेरे को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो आप क्या करते हैं कि भाई इस मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लिकेशन चाहता हूं, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये कौन सा एलिमेंट है A11, दिस इज A12, दिस इज A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब आप क्या कहेंगे A11 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप क्या कहेंगे A11 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने करा 2 into 2 प्लस ऑफ 1 into 3, ऐसा किया ना। तो अब यहाँ पे कितने मल्टीप्लीकेशन हो गए, एक मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई, ऐसा आप यहाँ पे कितने मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब वैसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतने कितनी बार आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा है, कितनी बार आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा है, उस चीज की बात करें। अगर मैं आपसे यही पूछूं तो आपसे बताइए, तो अगर आपने यहाँ किया है तो ये हुआ आपका दो मल्टीप्लीकेशन यहाँ है, सिमिलरली दो मल्टीप्लाई आपके यहाँ आएंगे, सिमिलरली दो मल्टीप्लाई आपके यहाँ आएंगे, सिमिलरली दो मल्टीप्लाई यहाँ आएंगे, यही होंगे ना आपके मल्टीप्लीकेशन। तो कितने मल्टीप्लाई किया आपने, 2 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 मीन्स ओवरऑल 8 मल्टीप्लीकेशन हुए। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जितना भी जो वैल्यूज है, जो भी ऑर्डर है, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स इसका ऑर्डर देखा जाए तो दिस इज m इंटू एन, दिस इज n इंटू आर, यही याद करा था अपन ने। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, n की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू कितनी है 2। तो आप क्या करिए m इंटू n इंटू आर, तो m की वैल्यू इज 2, n की वैल्यू इज 2, r की वैल्यू इज 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बताइए यस और नो, समझ आया। उसी प्रकार से बात आती है एडिशन की, कि कितने नंबर ऑफ एडिशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कर रहे हैं ना आप, आपने ये किया है कि नहीं, ये देखिए आपने यहाँ किया है ना एडिशन, एक एडिशन, सिमिलरली आप यहाँ पे एक एडिशन आया होगा, सिमिलरली आपके यहाँ एक एडिशन आया होगा, सिमिलरली आपके यहाँ एक एडिशन आया होगा। तो कितने एडिशन हो गए, आपने बोला सर एडिशन हो गए मेरे 4। तो सिमिलरली आप इस 4 एडिशन को समझे तो m की वैल्यू कितनी हुई 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 1, n की वैल्यू r की वैल्यू कितनी है 2, तो दिस इज 4। तो यही आया है, यही फॉर्मूला एसएससी जेईई में, सॉरी एसएससी जेईई में कह रहा हूँ, ये आपके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में और ईएसी में रिपीट हो चुका है, एसएससी जेईई में तो मैथ्स आता ही नहीं है। तो अगर अपन बात करें तो ये आपके ईएसी एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि नंबर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्स टू फाइंड AB एंड द नंबर ऑफ द एडिशन रिक्वायर्स टू गेट AB। क्या नंबर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन तो ज्यादा बार करते हैं, मतलब m इंटू एन इंटू आर, और एडिशन की बात किया जाए तो m इंटू एन माइनस 1 इंटू आर। अब धोखे से भी अगर आपको ये कंफ्यूजन आ जाए कभी कि सर कौन सी टर्म में से घटाते हैं हम, कौन सी टर्म में से घटाते हैं और किस में से नहीं घटाते, तो सिंपल सी बात है, देखिए मल्टीप्लिकेशन उन सभी ऑर्डर का कर दो जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो जैसे अपन ने करा m इंटू एन इंटू आर, तो ये वैल्यू आप विदाउट एनी रिपीटेशन लें तो इसको मत लीजिए एक बार, तो आप कहेंगे m इंटू एन इंटू आर, m इंटू एन इंटू आर। अब घटाना किस में से है, जो कॉमन है, जो एक स्पेशल अलग है उसमें से घटाइए बस, क्योंकि एक ही तो माइनस है ना, एक से ज्यादा माइनस होते तो अपन कहते हैं इनमें से भी घटाना है, मगर एक ही माइनस है तो कॉमन कितनी टर्म है, एक ही है, तो उसमें से घटा दीजिए। यस और नो। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिंपली बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे तो आप यही कहेंगे ना कि सर 1 2 3 4 दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या कहेंगे आप, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम रहते हैं तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो वही तो किया है, n इंटू एन, एन क्या है, दिस इज नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है बराबर आता है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ द कॉलम बराबर आता है तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। चीजें समझ आई। चलिए आगे मूव करते हैं कि अब अपन जितनी भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जितनी भी अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो भी मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा, सारी की प्रॉपर्टीज जो है स्क्वायर के लिए ही, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अनलेस एंड अनटिल, जब तक मैं ये ना कह दूं कि ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं या फिर किसी और मैट्रिक्स की, जब तक मैं ये सारी चीजें आपको अलग से स्पेसिफाई ना करूं, जो भी मैट्रिक्स रहेगी वह मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। गॉट इट, बताइए समझ आया। चलिए तो सबसे पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आया तो उसमें सबसे पहले चलता हूं मैं डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि
डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि आई नॉट इक्वल्स टू जे के अलावा जितने भी एलिमेंट है वह जीरो होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर यह कंडीशन नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट जो है वह कैसे रहेंगे, वह जीरो होंगे क्या नहीं होंगे, इस पे कंडीशन नहीं है। आपके ऊपर कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट वह जीरो होना चाहिए। आप ये नहीं कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के का मतलब ये कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं। हमको डायगोनल एलिमेंट से मतलब नहीं है, हमें यह है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट है वह जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये है, ये है, ये है, ये जीरो होना चाहिए। तो देखिए जीरो है। अब ऐसा हो सकता है कि वह जीरो ना हो, तो ये यहाँ पे जीरो नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है सभी जीरो भी हो। तो अपने को कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट के अदर देन सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट पे कंडीशन ही नहीं है, वह चाहे तो जीरो रहे चाहे तो जीरो ना रहे, मगर डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट है उससे जीरो रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आया सभी लोगों को? किसी को किसी भी प्रकार से कोई डाउट कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर कोई डाउट आता है तो। और वन मोर थिंग, अगर किसी को ये लग रहा है कि सर ये सारी चीजें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ या टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं ये सारी चीजें लिख नहीं पा रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव, यही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे उनमें से अगर जो लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि जैसे ही सेशन खत्म होता है, जैसे ही सेशन खत्म होता है मैं आपको पीडीएफ डाल देता हूँ, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिल रही है। आपको जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा, आपको इसके सेशन की जो हैंड रिटन पीडीएफ है, ये सेम टू सेम जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, सेम टू सेम आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इस चीज का वरी ना हो कि सर मुझे कैसे रहेगा। तो आपको पीपीटी मिलेगी, तो आप थोड़े से उसको ऑफिस में खोल के उसे करा करिए, वो पीपीटी फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है कि सर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव को ज्वाइन करना है, और अगर आपको किसी और भी कोई डाउट रहता है तो आप वरी ना हो, उस चीज को मैं सॉल्व कराऊंगा। आप मुझे वहां पे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, मैंने नंबर भी दे रखा हूँ। तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और अगर आप मेरे को प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे वहां पर टेलीग्राम पर मैसेज करिए। चलिए, अब बात आई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है ये बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट अस सपोज आई ग्रेटर देन वन, मतलब दिस इज आई, दिस इज जे। आई ग्रेटर देन वन मीन्स आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे मीन्स कौन सी कंडीशन हुई आपकी, आई ग्रेटर देन जे, ये हुई ना वैल्यू आपकी, यही वैल्यू हुई ना, आई ग्रेटर देन जे। बताइए यही वैल्यू हुई या नहीं। आपकी वैल्यू आई ग्रेटर देन जे की कंडीशन में सारी वैल्यू जीरो होना चाहिए। मतलब ओवरऑल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अपर ट्राइंगुलर में मैट्रिक्स होना चाहिए, बाकी हर जगह जीरो होना चाहिए। तो अपर ट्राइंगुलर में मतलब ट्राइंगल है कि नहीं, ये दिस इज, ये आपका ट्राइंगल ही है ना, और ये क्या है, ये भी तो ट्राइंगल ही है। तो ये जो वैल्यू है ये कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। तो अपन कहते हैं दिस इज डायगोनल एलिमेंट, या फिर अपन कहें तो दिस इज मेन रो ऑफ द मैट्रिक्स, मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने आपको ये कहा है कि ये क्या है, मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग कि अगर ये मेन डायगोनल है तो मैं पूछूं अपर ट्राइंगुलर कौन है, तो आप, ये एक ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल वन एंड दिस इज ट्राइंगल टू। बताइए कौन सा ट्राइंगल अपर ट्राइंगल है, तो आप कहेंगे ऐसा ट्राइंगल जो डायगोनल मैट्रिक्स के, या जो मैट्रिक्स है डायगोनल, जो डायगोनल है मैट्रिक्स की उसके ऊपर रहे, तो उसे ही तभी तो कहेंगे अपर ट्राइंगुलर। तो दिस इज अपर ट्राइंगुलर। तो ये कहता है कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऊपर वाली वैल्यू रहे, बाकी अदर देन वैल्यू जीरोस रहे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आई ग्रेटर देन जे, इसमें हुआ ना। तो अपर ट्राइंगुलर का एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए 1 2 4 3 3 2, ये वाली वैल्यू जीरो रहे, दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मींस व्हाट, तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मींस लोअर वैल्यूज ऑफ diagonal will not be equals to 0, but upper values will be 0.
तो क्या रहेगी, अपन लोअर ट्राइंगुलर की बात करें तो लोअर ट्राइंगुलर क्या रहेगा, लोअर ट्राइंगुलर रहेगा 1 2 4 3 3 2 0 0 0। तो ये जो रहेगा ये हो गया अपनी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, कि लोअर ट्राइंगल में वैल्यूज हैं, अपर में कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो इसे कहेंगे लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। समझ आया या नहीं, यस और नो। चलिए अब अपन बात करते हैं कि ट्रेस किसे कहते हैं, मींस ट्रेस ऑफ। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले ही बोल दिया है कि अब अपन जितनी भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो भी कंडीशंस पढ़ेंगे, सारी चीजें अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पढ़ेंगे। तो अगर अपन ट्रेस की बात करें तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही है। तो अगर बात करें व्हाट इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट। तो आप मेन डायगोनल किसे कहते हैं, दिस इज द मेन डायगोनल एलिमेंट। मेन डायगोनल को ऐसा ध्यान रखिए, मेन डायगोनल इज a11 a22 a33, these are the main diagonal, means the diagonal which containing I equals to j values is known as the main diagonal। और मेन डायगोनल एलिमेंट को आप जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाता है ट्रेस। तो आपका इसमें बात करें तो 1 + 2 + 4, दिस इज 2 4 6 7, 7 इज द ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। समझ आया क्या है मेन डायगोनल, मतलब समझे मेन डायगोनल कौन सी होती है, डायगोनल विच कंटेन I इक्वल्स टू j एलिमेंट। बताइए समझ आया कि मेन डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए उसमें मेन डायगोनल को पकड़िए, उस मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका ट्रेस। यस और नो। चलिए अब बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हो, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वह 1 होना चाहिए, उसके अलावा सारी वैल्यू 0 होना चाहिए। वही बात कह रही है, I इक्वल्स टू j मींस मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट जो है वह 1 होना चाहिए, अदर देन दैट ऑल आर 0। तो ये हो गया। अगर ये तो 2 into 2 मैट्रिक्स की हुई, अगर मैं आपसे 3 into 3 की बात करूं तो दिस इज 1 1 1 0 0 0 0 0। अब ये मत कह देना कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे रेक्टेंगुलर के केस में बताइए। रेक्टेंगुलर के केस में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। सीधी सी बात है, जो भी मैट्रिक्स अब अपन आगे पढ़ रहे हैं, जो भी अपन सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सब की सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि कोई भी मैट्रिक्स को अपन इन्वर्टिबल कब कहते हैं। इन्वर्टिबल मींस व्हाट, जिसका इनवर्स पॉसिबल हो। इन्वर्टिबल मींस जिसका इनवर्स पॉसिबल हो। और देखिए मैं जिस हिसाब से मैंने आपको मैंने याद किया था वही तरीका आपको बता रहा हूं, आप भी उसी तरीके से ध्यान रखिए। कैसे, मैंने आपको ये बोला कि अगर कोई वैल्यू है उसका इनवर्स पॉसिबल है, मतलब उसका वैल्यू जो है उसका इनवर्स पॉसिबल है, मींस उससे रिलेटेड वैल्यू एक पॉसिबल है, मतलब वह वैल्यू सिंगुलर तो नहीं है, मींस वह नॉन सिंगुलर है। ये मैंने तरीका याद करने का रखा था, तो आप भी ऐसे ही याद करिए, कभी नहीं भूलेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन्वर्टिबल वाली सिंगुलर होती है कि नॉन इन्वर्टिबल वाली सिंगुलर होती है, ऐसा नहीं। सीधे से ध्यान रखिए कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका कि इनवर्स पॉसिबल है, मतलब उसकी एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल है, और अगर एक से ज्यादा है मतलब वह नॉन सिंगुलर है, कि सिंगुलर तो नहीं है। तो इन्वर्टिबल किसे कहते हैं, इन्वर्टिबल कहते हैं कि लेट अस सपोज B इज इनवर्स ऑफ A, B इज इनवर्स ऑफ A, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कहेंगे, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही होगा ना। मतलब मैंने अगर आपसे बोला लेट अस सपोज आप एक काम करिए, इनवर्स बताइए मुझे किसका, 2 का -1 बताइए, यही तो इनवर्स हुआ। तो आप कहेंगे 2 का इनवर्स इज नथिंग बट 2, तो आप क्या कहेंगे 1/2 मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो यही तो बात है, और कुछ कह ही नहीं रहा है कि इनवर्स मतलब ये होता है कि जब दो मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है जिसमें अपन A इंटू बी करें और या फिर B इंटू ए करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ऐसा नहीं कि A इंटू बी करा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो अपन डायरेक्टली कह देंगे कि B इज इनवर्स ऑफ A, ना, B इज इनवर्स ऑफ A ऐसा नहीं कहेंगे। उसके लिए AB और BA दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमेशा ये सब होएगा, हमेशा पॉसिबल है क्या कि AB इक्वल्स टू BA, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा AB इक्वल्स टू BA रहे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि AB इक्वल्स टू BA रहे या फिर ABC इक्वल्स टू BA CAB रहे, नहीं। इसीलिए हमेशा आप चेक करना कि AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रहे, तब ही B को इनवर्स ऑफ A कहेंगे या फिर A को इनवर्स ऑफ B कहेंगे। समझ आया।
चलिए अब मैं आपसे बोलूं इनवर्स ऑफ इनवर्स का क्या कराएंगे, ये कुछ रिजल्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि गेट में टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपको बोला है कि एक कोई मैट्रिक्स दे दी, लेट अस सपोज 1 2 4 3 2, आपसे पूछा इसका इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालिए, मतलब इसका इनवर्स का इनवर्स निकालिए, तो आप बैठ गए क्या निकालने, इनवर्स निकालने। आपने निकाला इनवर्स, इनवर्स को फाइंड किया, फिर उस इनवर्स का फिर अगेन इनवर्स निकाल रहे हैं। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप देखेंगे कि यार इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए ही तो होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। गेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, और अगर आपको ये नहीं पता तो आप ऐसे क्वेश्चन गेट देता है कि जिसमें आप ना अपना एप्टीट्यूड लगाएं। एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, आपका ब्रेन की शार्पनेस थोड़ा सा चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, आप सभी को बच्चे निकाल सकते हैं कि यार कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है तो मैं उसका इनवर्स निकाल सकता हूँ, सारे बच्चे निकाल सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं आया। फिर उस इनवर्स से जो मैट्रिक्स आएगा उसका डबल से इनवर्स निकाल देंगे, सब बच्चे निकाल सकते हैं। मगर एक्चुअल में गेट ये देखता है कि जिन बच्चों ने ये प्रोसीजर अप्लाई किया है उनका टाइम हुआ है वेस्ट, और अगर उनका हुआ है टाइम वेस्ट तो एक प्रकार से गेट में टाइम का मैनेजमेंट भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उनका अगर टाइम वेस्ट हुआ है तो मतलब आप कुछ रैंक पीछे जा चुके हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पता है तो आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट इंटू के इंटू ए का इनवर्स लेंगे तो कांस्टेंट आ जाता है बाहर और वैल्यू हो जाती है के ए इनवर्स। अगर अपन ए बी के वैल्यू का इनवर्स लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं, पीछे से लिखना चालू करिए, बी इनवर्स ए इनवर्स। सिमिलरली मैं ए बी सी का इनवर्स लेना चाहता हूं तो मैं कहूंगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो आप इनवर्स लीजिए चाहे मत लीजिए, वैल्यू सेम ही आनी है भाई। यार 1 1 1 1 1 है, उसका तो आप इनवर्स भी ले लीजिए तो भी आपकी बात वही रहेगी। मेन डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारी वैल्यू वैसे ही जीरो है, आप उसको इनवर्स भी करेंगे तो भी वैल्यू सेम आनी है। अब मेरे बात सुनिए एक ध्यान से, जैसे आपने क्या करा अभी, ए बी सी का इनवर्स क्या लिखा आपने, जैसे सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अब वैसे ए प्लस ऑफ बी का इनवर्स ना धोखे से भी ये मत लिख देना ए इनवर्स प्लस ऑफ बी इनवर्स, ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में पॉसिबल है, वो भी रिवर्स में इनवर्स करते हुए। ए बी सी का होल इनवर्स करेंगे तो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, बट एडिशन में ये पॉसिबल नहीं है। सारी प्रॉपर्टीज समझ आई, चीजें समझ आई आ रही हैं आपको कि इन्वर्टिबल किसे कहते हैं, यस और नो। देखिए किसी को अगर आपको सेशन अच्छे लग रहा है तो आपको इसको शेयर जरूर करना है, क्योंकि अगर आप इसे शेयर करेंगे तो आपसे जो भी लोग एडवांटेज लेंगे, जिनको जो भी डाउट रहेंगे वो भी हमारे ग्रुप में आएंगे और वहां पे डाउट पूछेंगे। और डाउट वगैरह जब आते हैं और डाउट से ही सीखने को मिलता है, किसी दूसरे के डाउट से आपको सीखने को मिलेगा, आपके डाउट से उसे सीखने को मिलेगा। तो आप जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आप शेयर करेंगे जब ही फायदा है। ठीक है, और आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक भी करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई वेक्टर लिखिए x, तो आपने बोला लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख दिया। अब मैंने बोला उस वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, तो कुछ नहीं, आप क्या कहेंगे, ऐसा लिख सकता हूँ 2 3 4, तो ये इससे मैंने लिख दिया किसमें, दिस इज क्या है, ये रो वेक्टर है या कॉलम वेक्टर है, आप कहेंगे सर कॉलम वेक्टर है, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। या फिर मैं आपसे कहूं कि इसे रो फॉर्म में लिखे तो आप कहेंगे 2 3 4, क्या कहेंगे इसे, रो वेक्टर कहेंगे, यस और नो, यही कहेंगे ना। और अगर आप किसी वेक्टर को आपने इस फॉर्म में लिख लिया है तो इसे कहते हैं उस वेक्टर का क्या, मैट्रिक्स फॉर्म, तो वही है। दिस इज x1 x2 x3, क्या था, वेक्टर कोई v है, उसे मैंने लिख दिया x1 i कैप प्लस ऑफ y1 j कैप, सॉरी x1 x2 j कैप प्लस ऑफ x3 k कैप। सिमिलरली y की बात की जाए तो वेक्टर y कोई वेक्टर है, उससे मैंने लिखा y1 i कैप प्लस ऑफ y2 j कैप प्लस ऑफ y3 k कैप। अब आप ये मत कहना कि सर इसे कॉलम फॉर्म में ही क्यों लिखा है, दोनों फॉर्म पॉसिबल है। आपको लगे आप कॉलम में लिखिए, आपको वेक्टर में आपको लगे रो फॉर्म में लिखना रो फॉर्म में लिखिए, जिस भी फॉर्म में आपका मन हो आप उस फॉर्म में उसे लिख सकते हैं, यस और नो। चलिए अब बात आगे अपन करते हैं कि लेंथ ऑफ द वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर आप कैसे निकालते थे, आप लेंथ ऑफ द वेक्टर और कुछ नहीं निकालते थे, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे बात करें जाए तो रूट ओवर x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ x3 का स्क्वायर, तो इसी को तो लेंथ ऑफ द वेक्टर कहते हैं।
ठीक है। अब ये टर्म ना जनरली लोग यूं ही भूल जाते हैं और यूं ही गलत कराते हैं, कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ द टू वेक्टर, मतलब मान लीजिए टू वेक्टर्स यहाँ पे आपने y के फॉर्म में भी दे रहा था इसलिए 2 लिखा है, मैंने लिखा आपको एक ही का दिया कि कोई वेक्टर दिया हुआ, चल नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर ही कर लीजिए इसे। चलिए अब अगर पूछूं कि कोई वेक्टर जो है उसका नॉर्मलाइजेशन करिए, तो इसका मतलब क्या है, जो वेक्टर आपको दिया हुआ है, जो वेक्टर आपको दिया हुआ है उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालना, उसी को तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेक्टर कहते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना है कि इस वेक्टर का आपको कुछ और निकालना है, नहीं, सिर्फ यूनिट वेक्टर को, इसका जो वेक्टर है, जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। जैसे ही आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं कि भाई मैंने उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया, जिस वेक्टर को आपको नॉर्मलाइज करना उस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालिए, उसी को नॉर्मलाइजिंग ऑफ द वेक्टर कहते हैं। सिर्फ इस वर्ड की वजह से कि लोगों को पता ही नहीं रहता है, इस वर्ड की वजह से लोग क्वेश्चन गलत कराते हैं। समझ आया कि नॉर्मलाइजिंग ऑफ द वेक्टर किसे कहना है। चलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है। लेट अस सपोज आपका वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस ऑफ a2 j कैप प्लस ऑफ a3 k कैप, और वेक्टर बी है b1 i कैप प्लस ऑफ b2 j कैप प्लस ऑफ b3 k कैप है। तो आपसे मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछूं तो आप क्या कहेंगे डॉट प्रोडक्ट में, आप कहेंगे ये दिस वैल्यू a1 b1 प्लस ऑफ दिस वैल्यू a2 b2 प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज a3 b3। तो आपका आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी आ जाएगा। तो कुछ नहीं, वही किया है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 these are the x1 x2 x3 क्या है, आर द कोफिशिएंट ऑफ i j k। y1 y2 y3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y1 y2 y3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ i j k ऑफ द अदर वेक्टर, और उन दोनों के i कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, j j कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, k के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए और आफ्टर दैट एड अप कर दीजिए। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। चीजें समझ आ रही हैं आपको, किसी को भी कोई डाउट है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके चलिए अब आता है कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं, अगर दो वेक्टर जो है उन्हें ऑर्थोगोनल वेक्टर कब कहेंगे, दो वेक्टर डॉट ऑर्थोगोनल कब रहेंगे, आप ये कहेंगे कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब ये बताइए डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, आप कहेंगे सर कॉस थीटा आता है। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 90, ऑर्थोगोनल मतलब यही होता है ना, और अगर थीटा इक्वल्स टू 90 हो गया इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो वही तो लिखा है मैंने। अगर आपसे पूछूं ऑर्थो नॉर्मल मींस, ऑर्थो मींस व्हाट, कि दोनों ऑर्थोगोनल हो, तो ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये किस कंडीशन को बता रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी की। ये आपको किस कंडीशन को बता रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी की। और नॉर्मल मींस यहाँ पे नॉर्मल की कंडीशन क्या हुई, यहाँ पे नॉर्मल की कंडीशन क्या, और नॉर्मल का मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग वाला है। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। बस ऑर्थोनॉर्मल की दो ही वो चीज है कि जो वेक्टर जो है उस वेक्टर को ऑर्थोनॉर्मल जब कहेंगे जब दोनों परपेंडिकुलर हैं और उन दोनों वेक्टर का सेपरेट अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो 1 रहे। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा x वेक्टर डॉट y वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 1। ठीक है चलिए आगे चलते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, तो आपको पहले तो ये बताइए ट्रांसपोज मतलब पता है या नहीं, बताइए ट्रांसपोज मतलब पता है या नहीं आपको। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं ट्रांसपोज मींस क्या होता है। ट्रांसपोज मींस लेट अस सपोज आपकी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे बोलूं ये कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम है उससे रो बना दीजिए। मतलब क्या हुआ, इस रो को आप पकड़िए और इधर कर दीजिए, इस एलिमेंट को यहीं पे फिक्स करिए और इसको पकड़ के यहाँ कर दीजिए, तो वैल्यू हो गई आपकी 1 2 3। यस और नो, यही वैल्यू हुई है ना, और इसको उठाकर इधर कर दीजिए, दिस इज नथिंग बट 4 5 6। रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो कर दीजिए, तो यही होता है अपना ट्रांसपोज में। तो अगर आपके ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर बराबर आती है तो उसे कहते हैं
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे से ध्यान रखेंगे किसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स की वैल्यू बराबर आती है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, बहुत ज्यादा बार आ चुके हैं। आप छोटे छोटे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप छोटे एग्जाम्स की या इंजीनियरिंग स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स की बात करें तो आपके पास ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं कि इनमें से ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब रहेगी, जब A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक कब रहेगी, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A रहे। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब रहेगी, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A इनवर्स रहे। समझ आया? मतलब सिमेट्रिसिटी के बारे में अपन को कौन बताता है, A इंटू ए ट्रांसपोज। मीन्स अगर आप कहें कि मुझे A और A ट्रांसपोज बताता है, इससे ध्यान रखिए कि अगर मुझे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल, मेरे से ध्यान से रखिए तो आपका ध्यान रहेगा। कैसे ध्यान रखना आपको कि A ट्रांसपोज और A जो है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल के बारे में बताता है। अगर दोनों बराबर है तो सिमेट्रिक, अगर दोनों में माइनस का मल्टीप्लीकेशन है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज नथिंग बट 1 1 1 0 0 0 0। अगर ये मैट्रिक्स बनती है तो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप क्या कहेंगे कि अगर मेरी कोई भी जो A और A ट्रांसपोज है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो मैं क्या कहूंगा, सिमेट्रिक। और अगर दोनों की वैल्यू में माइनस साइन आ जाता है तो उसे क्या कहूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर दोनों की वैल्यूज की बात करें और दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 1 आती है तो उसे क्या कहूंगा मैं, ऑर्थोगोनल। बताइए समझ आया या नहीं, समझ आया? चलिए, वैसे ही अगर अपन बात करें तो अब मैं आपसे पूछूं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से पहले तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं, आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस ऑफ आई वाई, यही कहते हैं ना, x प्लस ऑफ आई वाई। तो आपके लिए कोई भी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जब होगी जब उसमें एटलीस्ट 1 शुड बी आई, मतलब उसमें कम से कम एक वैल्यू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो गई आपकी, देखिए एक आई दिख गया आपको, एक से ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स का मैं आपसे कॉन्जुगेट पूछूं तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते थे आप, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस ऑफ आई वाई। मीन्स आई से पहले जो वैल्यू है, आई से पहले जो साइन है उसका सिर्फ साइन को बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। आपने यहाँ देखा आई से वैल्यू पहले प्लस साइन है तो आपने यहाँ कर दिया माइनस, यहाँ पर है प्लस साइन तो अगर आपने ये इसी का लिखा है तो ये है माइनस साइन, तो इसको कर दिया मैंने प्लस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5 प्लस ऑफ 3 आई था तो इसको लिख दूंगा यहाँ पे मैं 5 माइनस ऑफ 3 आई। इज इट क्लियर? और ठीक है, कुछ नहीं करना। कॉन्जुगेट मीन्स आई के पहले का जो वैल्यू उसका साइन बदल दीजिए। अगर प्लस साइन है तो उसे माइनस कर दीजिए, माइनस साइन है तो उसे प्लस कर दीजिए। समझ आया? चलिए, अब अपन बात करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को अपन ने निकाला ही क्यों है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को अपन ने सिर्फ इसलिए निकाला है ताकि अपन, जैसे अपन ने ट्रांसपोज की मदद से 3 मैट्रिक्स बताई, कौन सी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल। उसी प्रकार अपन ट्रांसपोज के बाद अगर अपन बात करें, अगर मेरे को हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और अगर मेरे को यूनिटरी बताना है कि यूनिटरी मैट्रिक्स हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको निकालते हैं अपन कॉन्जुगेट उससे। कि आप एक काम करिए, अब जैसे उसको मैंने आपको ध्यान रखना को बताया था कैसे, कि आप ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू में रिलेशन रखिए। कि अगर कैसा ध्यान रखा था उसको आपने, उसको ध्यान ने इससे रखा था ना कि ए ट्रांसपोज और ए के बीच की वैल्यू अगर बराबर है तो सिमेट्रिक, माइनस साइन आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ रही है तो ऑर्थोगोनल। वैसे ही इसको ध्यान रखिए कि अगर ए मैं कॉन्जुगेट निकाल चुका हूं, उस कॉन्जुगेट का लूंगा मैं ट्रांसपोज, और अगर ए के बराबर आता है, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मीन्स इसका आप ट्रांसपोज लें तो क्या लेंगे आप, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा 4 माइनस 2i, 5 माइनस 3i, दिस इज 2 प्लस ऑफ आई एंड दिस इज 5। तो आप क्या कहेंगे कि अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर आती है तो उसे कहते हैं क्या अपन, हर्मिशियन। स्क्यू वर्ड लगा दूं मीन्स व्हाट, आप कह देंगे माइनस साइन आ जाना चाहिए बस, तो ये आ गया आपका माइनस ऑफ ए। और अगर मैं जैसे वहां पर बता रहा था, क्या बता रहा था वहां पर, मैं बोलता था ना वहां पर कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है तो ऑर्थोगोनल हो जाता है। तो यहाँ पे जो थर्ड है वो है यूनिटरी, तो क्या है, ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मेरे को हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी मेथड के बारे में पता करना है कि यूनिटरी कौन सी है,
तो उसको ध्यान ये रखना है कि इन मैट्रिक्स के लिए कौन सी चीजें डिसाइड करती हैं, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और ए अपने को बताता है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मतलब जो भी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी हुई है उसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा, आफ्टर दैट मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा। अगर ये करने के बाद अगर वह वैल्यू ए के बराबर आती है तो उससे मैं क्या कहूंगा, उससे कहूंगा सबसे पहली मैट्रिक्स कौन सी, हर्मिशियन। अगर वह माइनस साइन के बराबर आती है तो माइनस साइन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, स्क्यू वर्ड यूज किया जाता है, तो मैं उस मैट्रिक्स को क्या कहूंगा, स्क्यू हर्मिशियन। और अगर मैं उनके दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू की बात करूं तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो उसे क्या कहूंगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इक्वलन फॉर्म। तो अब लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर इक्वलन फॉर्म पढ़ते क्यों है। इक्वलन फॉर्म जनरली अगर बात की जाए तो अपन जो रूट्स निकालते हैं, रूट्स मतलब बात करें तो अपन रूट्स किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन कहते हैं रूट्स वगैरह, या किसी भी इक्वेशन के रूट कहते हैं, तो अपन एक्चुअली कहते क्या है, वह उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर अपन बात की जाए, तो अगर अपन यहाँ पे बात की जाए तो आपके सॉल्यूशंस जो होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिट सॉल्यूशन, तो इन जो सॉल्यूशंस जो रहते हैं उन सॉल्यूशंस को पता करने के लिए अपन इक्वलन रिड्यूस्ड इक्वलन फॉर्म यूज करते हैं। तो और इक्वलन फॉर्म किस लिए यूज करते हैं, रैंक निकालने के लिए, इसलिए अपने को इक्वलन फॉर्म पढ़ना जरूरी है। तो इक्वलन फॉर्म की कंडीशन क्या है, a metric is said to be an echelon form if zero row if any must be at the bottom, if any must be at the bottom at the matrix। देखिए अगर धोखे से कोई जीरो रो है, लेट अस सपोज ये जीरो रो है ना यहाँ पे, तो अगर जीरो रो है तो उसे मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें अपनी जीरो रो नहीं है तो अपन ने कही कि मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है। अगर है तो देखिए इफ एनी का मतलब क्या है, अगर है तो, कि अगर कोई जीरो रो है तो उसे बॉटम में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो आपने इसमें कहा कि यार इसमें तो जीरो रो नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें बोला इफ एनी है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहली कंडीशन। दूसरे में इसमें बोला कि यार इसमें जीरो रो है तो मस्ट बी एट द बॉटम, ये भी सही है। इसमें जीरो रो नहीं है तो मगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर है तो मस्ट बी एट द बॉटम होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो इफ एनी इज टू बी द राइट साइड ऑफ द लीडिंग। इसका मतलब ये देखिए ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। लीडिंग नॉन जीरो मीन्स व्हाट, इस रो की अगर शुरुआत करें, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो, इस रो में अगर बात की जाए तो नॉन लीडिंग नॉन जीरो, लीडिंग मीन्स जो लीड करे, मीन्स जो सबसे पहला है, मीन्स सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो। इस रो में बात की जाए तो नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, ये है, तो ये आपका लीडिंग एलिमेंट है, ये लीडिंग एलिमेंट है। तो मस्ट बी एट द राइट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट इन द प्रीवियस रो, मीन्स इसके राइट साइड। तो ये देखिए इसके राइट में है कि नहीं, मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहा है उसके नीचे नहीं होना चाहिए, बस पिछली वाली रो के उसके नीचे नहीं होना चाहिए बस। मतलब ओवरऑल देखिए इसकी बात करें तो इसमें तो कोई लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है, लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें भी नहीं है तो ये भी कौन सा फॉर्म है, इक्वलन फॉर्म है। क्योंकि सब में देखिए क्या कंडीशन है, इफ एनी हो तो, ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें नहीं है, इसमें है तो अपन ने बोला कि हाँ भाई लीडिंग एलिमेंट देखा जाए, इस रो में देखा जाए तो इस रो के राइट में ही है, इस रो के राइट में यहाँ पर है। तो अगर अपन राइट में ही अपने नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट आ रहा है, और अगर अपन बात करें जीरो रो अगर है तो, और यहाँ पे तो नहीं है तो मस्ट बी एट द बॉटम है, तो ये भी हो जाएगी। ठीक है, इक्वलन फॉर्म समझ आया। किसी को कोई डाउट रहे तो टेलीग्राम पे मुझे, यही यही मेरे टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको वहां पे चीजें समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब बात आती है माइनर। माइनर क्या होता है, माइनर कोई अलग से चीज नहीं आई है। जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स बोला, लेट अस सपोज 2 3 4 5 6 7, इसको यहाँ पे बोला 5 6 7। अब मैंने बोला कि एक काम करिए, हाँ ये बोला, अब मैंने बोला कि एक काम करिए माइनर निकालिए ए आई जे, मीन्स मैंने माइनर निकाला A12 का माइनर निकालिए। मैंने ऐसा बोला कि माइनर ऑफ A12 निकालिए, तो इसको अच्छे से पढ़िए। इसका मतलब हुआ द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लेते हैं पहले, तो अपन इसको, तो अपन ने यहाँ रेक्टेंगुलर ले लिया तो आप स्क्वायर को लिखिए। ठीक है, मैंने ये लिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि अपन ने अभी मैंने आपसे कह दिया था कि हाँ, या मैं आपको लिखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, कि जितनी भी चीजें पढ़ेंगे अब अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ेंगे। तो माइनर क्या कहता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। अब ith रो एंड jth कॉलम मतलब अगर मेरे को बोला कि माइनर ऑफ A12 निकालिए तो आप क्या कहेंगे, मींस मुझे डिलीट करना है, डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, डिलीटिंग। तो ith रो एंड jth मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो कौन सी हुई,
अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट रो बताइए तो आप कहेंगे सर दिस इज माय फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसको डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा जो मैट्रिक्स बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। आप बचा 4 6 7 9, ले लीजिए इसका डिटर्मिनेंट। दिस इज 36 माइनस 42, दिस इज नथिंग बट 6। यस और नो बताइए, समझ आया या नहीं? यस और नो, किसी को कोई डाउट? तो कुछ नहीं है, आपको डिलीट करना है। डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। जैसे ही आप ith रो और jth कॉलम को डिलीट करते हैं आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करें अपन। यस और नो, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आता है कि कोफैक्टर किसे कहते हैं। कोफैक्टर कुछ नहीं रहता है। अभी आपने माइनर जो निकाला है इसमें कोई साइन रखा है? नहीं रखा है। मतलब आपने क्या करा, अगर जो माइनर निकाला उसको साइन के साथ ले लें। साइन के साथ मीन्स -1 की पावर i प्लस जे इज इक्वल टू एम आई जे। मतलब आपका ये 6 आया, इस 6 से पहले आप साइन की बात करें तो -1, अब आप बात करें तो कौन सा है 1 प्लस 2, आई प्लस जे मीन्स 1 प्लस 2 एम आई जे। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी -1 की पावर 3 एम आई जे। तो ये वैल्यू क्या हो गई -1 एम आई जे। सिंपल। बताइए समझ आया? किसी भी प्रकार से कोई डाउट कि साइंड माइनर इज नोन एज द कोफैक्टर। साइंड माइनर इज नोन एज द कोफैक्टर। समझ आया? चलिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? जो कोफैक्टर्स बने उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, तो उसे क्या कह देते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की बात करें जाए तो कुछ नहीं करना है। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी थी उसका आप ले लीजिए ट्रांसपोज। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी थी उसका क्या ले लीजिए आप? ट्रांसपोज। मींस ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज एडजॉइंट। तो क्या समझ आया आपको? आपको सबसे पहली चीज तो ये समझ आई कि भाई सबसे पहले निकालना है माइनर। उस माइनर को मैं साइन के साथ ले लूं तो निकल जाएगा एडजॉइंट। उस एडजॉइंट की बनानी है मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो मुझे मिल जाएगा एडजॉइंट। समझ आया? चलिए अब बात करते हैं अगर अपन रैंक की, कि व्हाट इज द रैंक। रैंक मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। मतलब क्या है कि आपने ये माइनर बनाया, इसकी वैल्यू 0 थी? नहीं थी। तो आपने बोला इसकी वैल्यू 0 नहीं थी, तो आपने कहा कि हाँ भाई इसकी वैल्यू 0 नहीं थी। तो अब आपसे मैंने पूछा कि ये बताइए ऐसा कोई और भी माइनर पॉसिबल है जिसका ऑर्डर इससे ज्यादा रहे और उसकी वैल्यू 0 ना रहे? तो आप कहेंगे यस पॉसिबल है, 2 3 6 ये भी तो एक खुद ही माइनर ही है। आपकी ये मैट्रिक्स है, आपसे मैंने पूछा कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बताइए, तो आप ये कहेंगे कि हाँ भाई दूसरे वाले की वैल्यू 0 नहीं थी, तो उसे कह देंगे आप रैंक। उसकी रैंक मींस ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। ऐसा माइनर जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो और वह हाईएस्ट ऑर्डर का हो, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज नोन एज अ रैंक। ठीक है, दूसरी चीज अगर अपन बात की जाए तो रैंक अपन कैसे निकालते हैं? रैंक निकालते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। रो से मेथड से यूज करना है तो आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रो निकाल लीजिए, या फिर कहिए नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम इन द इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो मतलब वही बात है, मैट्रिक्स लीजिए, उस मैट्रिक्स का इक्वलन फॉर्म बनाइए, उसमें फिर आप देखिए कि कितनी नंबर ऑफ जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज कितनी बची है। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेंगी उतने ही रैंक रहें। ठीक है, ठीक है, उसे रैंक कह देते हैं। चलिए आगे अगर अपन बात करें कि अगर रैंक ऑफ ए को मैंने कहा है कि आर है, अगर मैंने कह दिया कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी रैंक आर कह दी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ है कि देयर इज अ नॉन जीरो रो ऑफ ऑर्डर आर। हाँ भाई इसका मतलब ही यही हुआ है कि भाई सिंपल सी बात यह है कि देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ही तो रैंक बताता है। तो आपने बोला कि रैंक आर है, इसका मतलब आप कहेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी होंगी? आर रहेंगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो सिंपल था। सेकंड, एवरी माइनर ऑफ द ऑर्डर हायर देन आर मस्ट बी जीरो। सही बात है, क्योंकि इससे आगे के वैल्यू जितने भी ऑर्डर की वैल्यूज होंगे उतने जो माइनर होंगे उनकी वैल्यू 0 होगी, तभी तो जाके इसकी रैंक आर मिली है। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा वाला कोई r+1 वाला होता तो मैं उसके रैंक को r+1 कहता, r+2 कहता, जो भी रहता, मगर उससे ज्यादा का जो ऑर्डर है, उससे ज्यादा का जो ऑर्डर है वह 0 होगा, तभी तो मुझे जो मैट्रिक्स मिली उसकी रैंक आर आई है। यस और नो? चलिए आगे मूव करते हैं। कुछ नहीं, ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी अपन ने देख ली है। दूसरी की प्रॉपर्टी की बात की जाए, अगर कोई मैट्रिक्स है लेट अस सपोज ए 2 into 3 की,
तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी जो रैंक आएगी, तो रैंक आप क्या कहेंगे, इसकी रैंक जो है मिनिमम ऑफ 2,3 मीन्स हो, उसकी वैल्यू 2 हो सकती है कि उसकी रैंक 2 हो, मगर उसकी रैंक कभी 3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई मेरे इससे ज्यादा का अगर अपन बात करें तो माइनर ही नहीं बनेंगे, क्योंकि माइनर अपन स्क्वायर सब मैट्रिक्स से बनाते हैं। समझ आया या नहीं? क्योंकि अरे यार अगर आप मैट्रिक्स लीजिए 1 2 3 2 4 5, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें दो ही वाला ही, अगर आपसे मैं पूछूं इसका स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइए तो आप क्या कहेंगे कि ये ही बन सकता है या ये बन सकता है, तो आप कहेंगे कि मेरा दो दो का ही बन सकता है, 3 वाली वैल्यू तो स्क्वायर बन ही नहीं सकती। तो इसके लिए इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये गेट में क्वेश्चन बहुत बार आया है, गेट इंपॉर्टेंट। क्यों 1 मार्क क्वेश्चन आता है इससे? क्या कि अगर बात करें रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज हमेशा बराबर होती, क्यों? क्योंकि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू बराबर होती है इसलिए। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया क्योंकि आपको मैट्रिक्स ए दिया रहता है, आपसे पूछता है कि ए ट्रांसपोज की रैंक निकालिए, तो आप क्या करते हैं, आप रैंक उससे पहले ट्रांसपोज निकालते, ट्रांसपोज से रैंक निकालना चालू करते, नहीं इतना नहीं जाना। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है कि रैंक ऑफ ए बी इज, सीधी सी बात है, वो भी यही रीजन आएगा कि इसके माइनर के सेम रीजन से ही आता है कि रैंक ऑफ ए बी की अगर आपको रैंक निकालनी है तो वह रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी जो है उनके, जैसे रैंक ऑफ ए आई है 2, रैंक ऑफ 3 आई है 3, तो वह या तो 2 होगी या उससे कम होगी, मगर 3 कभी पॉसिबल ही नहीं ए बी की। समझ आया? चलिए, सिस्टम ऑफ लीनियर सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें, सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन इन एन अननोन। एम इक्वेशन मीन्स ये देखिए 1 2 3 कितने, अगर अपन बात करें तो एम इक्वेशन है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, ऐसे करते कितने इक्वेशन, एम इक्वेशन। अननोन्स कितने हैं? आप कहेंगे अननोन होगा x1 x2 xn। तो अगर अपन बात की जाए तो कितने अननोन है, अपन ने बोला x1 x2 ऐसे करके कितने अननोन है, अननोन होगा n अननोन एंड m इक्वेशंस। समझ आया? यस और नो? क्योंकि देखिए ना b1 b2 b3 ये क्या है, इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस ही तो है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, ऐसे करते हैं कितनी इक्वेशन, m इक्वेशन। अननोन कितने हैं? आप कहेंगे x1 x2 x3 xn तक, n अननोन है। यस और नो? समझ आया? चलिए, अब बात आई कि इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखे, तो इसे लिखते हैं अपन a1 कुछ नहीं, ये जो अपन ने कोफिशिएंट लिए इसकी अपन ने ये बना ली, इससे कह दिया अपन ने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये अपन ने बना ली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये बना लिया अपन ने क्या, वेरिएबल्स हैं, तो इसे कह दिया अपन ने वेरिएबल मैट्रिक्स, या फिर ऐसे कह दीजिए, या फिर इसे कह देते हैं अपन सॉल्यूशन मैट्रिक्स, क्योंकि इसी का तो सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये b1 क्या हो गया, ये हो गया कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात ये आई कि a x इंटू बी करेंगे तो यही इक्वेशन अपन को मिल जाएंगे। आप कहेंगे कि सर इक्वेशन कैसे मिल रही? कुछ नहीं भाई मेरे, इसका आपने ये ली, आपने लेटर सपोज इसको लिखिए, चलिए इसकी वैल्यू की बात करो तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, a11 x1 प्लस ऑफ a12 x2 अप टू डैश 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 इज इक्वल्स टू b1। क्यों? ये एक मैट्रिक्स जो लेफ्ट में लिए, एक मैट्रिक्स जो राइट में लिए, दो मैट्रिक्स दोनों बराबर जब ही हो सकती है जब उसके ईच एलिमेंट बराबर हो। और ईच एलिमेंट बराबर की बात की जाए तो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये वाला इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल कर दिया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, किसमें, अभी कल जब अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है, जो कांस्टेंट है, वह अगर जीरो हो जाए तो उसे होमोजीनियस कहते हैं, और अगर नहीं जीरो रहे तो नॉन होमोजीनियस कहते हैं। तो कोई अलग नहीं है कि अगर अपन बात करें कि अगर कांस्टेंट जो कॉलम वेक्टर है अगर उसकी वैल्यू जीरो रहती है, मतलब अपने राइट हैंड साइड में वैल्यू जीरो नहीं रहती है तो उसे कहते हैं होमोजीनियस, और अगर जीरो अगर जीरो रहती है तो होमोजीनियस, और अगर नहीं रहती है तो उसे नॉन होमोजीनियस कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब बात आती है ए ऑग्यूमेंटेड बी। इसका मतलब ये है कि लेट अस सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, आपने बोला 1 2 4 5 6 7 8 9 10 आपकी ये बनी थी, और बी जो मैट्रिक्स बनी थी वो क्या थी, 1 2 3, क्योंकि b1 b2 b3 कांस्टेंट थे। ए ऑग्यूमेंटेड बी मींस, ऑग्यूमेंटेड मींस मैंने कल ही बताया था कि ए को बी के अंदर कर लीजिए, तो कैसे करेंगे, बी को ए के अंदर, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज, ये हो गया ऑग्यूमेंटेड। अगर आपने ए और ए ऑग्यूमेंटेड की मैट्रिक्स बनाई है तो अब मैं उसके कैसे नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस है वह बताता हूं।
तो अगर आप बात करें नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 नहीं है। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 नहीं है तो अगर अपन नंबर ऑफ अननोन्स की बात करें n है, तो आप एक काम करिए, रैंक ऑफ ए की निकालिए। मतलब किसकी निकालना है आपको? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। आप एक काम करिए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकालिए। क्या, किसकी रैंक निकालिए? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक। अब एक काम करिए, रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालिए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की मैट्रिक्स का निकालिए। अगर दोनों बराबर आते हैं, अगर दोनों बराबर नहीं आते, अगर बाई चांस दोनों बराबर नहीं आते तो क्या कहलाता है? नो सॉल्यूशन, और उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और अगर दोनों बराबर आते हैं तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मींस इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस क्या? कि दोनों की रैंक बराबर है, कंसिस्टेंटली ए ऑगमेंटेड बी और ए की वैल्यू जो है बराबर है, रैंक बराबर है, मगर अगर उसकी वैल्यू बराबर नहीं आती है तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अगर अपन बात करें कंसिस्टेंट में दो टाइप के सॉल्यूशन रहते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर दोनों की रैंक बराबर है और वह जो है नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, क्या रैंक कि दोनों की रैंक जो है बराबर आए और वह जो रैंक आई है वह किसके बराबर हो? नंबर ऑफ द अननोन्स के बराबर है, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और ज्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ द नॉन जीरो रोज इन द मैट्रिक्स। तो अगर अपन बात करें तो अपन किसमें मैट्रिक्स में? इक्वलन फॉर्म में। तो अपन क्या कहेंगे? रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो अपन ने बोला कि एक पॉसिबिलिटी बराबर होने की और एक लेस रहने की। अगर वह उसके बराबर आ गई तो उसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और अगर उससे लेस आई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया? ये हुई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की। तो अब आप बात करते हैं होमोजीनियस की। होमोजीनियस की अगर अपन बात करें तो होमोजीनियस इक्वेशन में बात करें तो होमोजीनियस इक्वेशन में कुछ नहीं होगा, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हो गई 0। ये क्या हो गया? b इज इक्वल टू 0। यस और नो? ठीक है। अब अगर अपन बात करें b इक्वल टू 0 तो इसमें हमेशा क्या मिलेंगे आपको? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही मिलेंगे। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मींस व्हाट? कि आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको कभी भी दूसरे टाइप का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा कौन सा सॉल्यूशन था आपका? अगर आपका दूसरा सॉल्यूशन क्या था? नो सॉल्यूशन। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आपको सॉल्यूशन ना मिले, या तो यूनिक मिलेंगे या इनफाइनाइट मिलेंगे। तो यूनिक की कंडीशन क्या थी? वही रैंक बराबर नंबर ऑफ अननोन्स। तो रैंक बराबर आपने कह दिया नंबर ऑफ द अननोन्स के बराबर, तो यूनिक। और रैंक अगर लेस देन इससे तो इनफाइनाइट। समझ आया? कुछ नहीं, ये बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर रैंक दोनों की अगर अपन बात करें, अगर होमोजीनियस का केस है मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर 0 आती है तो उस कंडीशन में हमेशा हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। कंसिस्टेंट की कंडीशन सेम ही है। चलिए, अब एक केस और ये आता है कि अगर भाई अगर बाई चांस अपना ये कंडीशन जो है, अगर जो अपनी मैट्रिक्स ये जो है ना, ये हमेशा किसके लिए पॉसिबल वैलिड है? ये है वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। चाहे आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। बट अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर आपको उसमें चेक करना है कि और राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 मींस होमोजीनस हो, उसमें अब अगर आपको चेक करना हो कि यूनिक है या नहीं, तो सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करिए। अगर वह नॉट इक्वल टू 0 आता है मतलब यूनिक है। और अगर अपन बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है तो वह क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो 0 कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे? यार मतलब ये हो गया कि जो सबसे बड़ा हायर ऑर्डर का जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, और उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है मतलब अपना जो रैंक है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उससे कम ही होगी। और अगर मेरी वैल्यू उससे कम होगी इसका मतलब क्या हुआ? वह उसके ऑर्डर के बराबर नहीं है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर उसके बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन। यस और नो? चलिए, अब बात करते हैं अपन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। आइगन वैल्यूज किसे कहते हैं? आइगन वैल्यूज की अगर अपन बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स है ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स के उसको फॉर्म में लिखिए। तो आपको मैं बताता हूँ सिंपली कि आइगन वैल्यू निकालते कैसे हैं। लेट अस सपोज कोई मैट्रिक्स दे 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले तो अपन बोलेंगे कि सबसे पहले अगर अपन किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स को, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स को Ax इक्वल टू लेमडा एक्स के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो जो लेमडा जो रहेगा वो कहलाएगा आइगन वैल्यू।
और x जो रहेगा x इज आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज आइगन वैल्यू। कौन सा आइगन वेक्टर? आइगन वैल्यू के लिए, उस ही आइगन वैल्यूज के लिए, क्योंकि आइगन वेक्टर्स जो है वह अलग अलग होंगे अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए। प्रॉपर्टीज आपको मैं अभी आगे बताने ही जा रहा हूं। तो आप देखिए ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है वो कहने क्या चाह रहे हैं। सिंपल सा ये कहानी है कि अगर आपका वेक्टर है कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10 है, तो आप काम करिए इसकी वैल्यू लीजिए यहाँ पे रखिए। कैसा करेंगे आप? डायगोनल एलिमेंट से लेमडा कर दीजिए माइनस, सुनते जाइए, ये प्रोसीजर है, ठीक है। उसका करने के बाद आप क्या करिए, डिटर्मिनेंट लीजिए, फिर उसे करिए सॉल्व। तो क्या वैल्यू आएगी? लेमडा की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? 3। तो ये जो लेमडा की वैल्यूज आएंगी इसे कहेंगे अपन आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब इस आइगन वैल्यूज से आपको निकालना रहेगा आइगन वेक्टर्स। तो सिंपली बात है, आइगन वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दिस इज आइगन वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, ये आप आइगन वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वाली, ये मैट्रिक्स की आपको वैल्यू दी रहती है। आप इससे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका इससे क्या होगा कि गेट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे कि अगर आपको वैल्यूज पता है कि भाई आइगन वैल्यू ये है, मतलब आपकी इक्वेशन जो थी ax इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्स होती है। अगर आपको पता है कि लेमडा जो है आइगन वैल्यू है, a जो है मैट्रिक्स है जो कि गिवन है, तो आप कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो ऑप्शंस दिए उनसे चेक कर लेंगे कि भाई ये जो मैट्रिक्स जो है मैं उसको चेक कर लूंगा, और जब भी आपसे मैट्रिक्स पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव उसमें ही आएगा। ऐसा न्यूमेरिकल डेटा टाइप में तो आपसे मैट्रिक्स पूछेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप उसको ऑप्शन से ही चेक कर लीजिएगा कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो ax इक्वल टू लेमडा एक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइगन वैल्यू समझ आ गया, आइगन वेक्टर समझ आ गया। तो कुछ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, तो उसको अपन देख लेते हैं, यस और नो। तो पहला आ जाता है कि अगर आपको ट्रेस निकालना, सब कुछ ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रेस निकालना है, तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, जो भी आइगन वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो वही कहलाता है ट्रेस। अगर आपको ये निकालना है कि यार मेरे को जो मैट्रिक्स गिवन है उसका मेरे को निकालना है डिटर्मिनेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जो आइगन वैल्यूज उसकी हैं उसकी सारी आइगन वैल्यूज को प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर अपन से पूछा कि अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज जीरो। मींस ओवरऑल अगर उल्टा बात करें तो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका एक आइगन वैल्यू जीरो रहेगा, यस और नो। चलिए तीसरी चौथी प्रॉपर्टी, दीज आर द प्रॉपर्टीज, इनको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, इसको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनको सिर्फ डायरेक्ट ध्यान रखना। आइगन वैल्यू ऑफ द अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर आर डायगोनल मैट्रिक्स एंड मेन डायगोनल एलिमेंट। सही बात है। अगर अपन बात करें, लेट अस सपोज ये मैट्रिक्स ली मैंने, मान लीजिए कौन सी, 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आप इसको सॉल्व करिए, क्या लिया आपने? 1 माइनस लेमडा 0 0 4 2 माइनस लेमडा 0 5 6 3 माइनस लेमडा, ये आपने वैल्यूज ली। अब आपसे मैंने बोला कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को जीरो कर दीजिए और लेमडा की वैल्यू निकालिए। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू आएगी लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 3, यही आएगी ना सॉल्व करा तो वही तो कह रहा है कि जब भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स रहे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स रहे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स रहे या फिर डायगोनल मैट्रिक्स रहे, इन तीनों कंडीशन में उसकी वैल्यू जो है, आइगन वैल्यूज की जो वैल्यू है वह किसके बराबर रहेगी? वह होती है मेन डायगोनल एलिमेंट के बराबर, ठीक है। तीसरी चीज, पांचवी प्रॉपर्टी, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिंपल सी बात है कि जो भी आइगन वेक्टर्स आए हैं अलग अलग आइगन वैल्यूज पे, वह लीनियरली इंडिपेंडेंट रहते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट मींस आप जो भी वेक्टर बनाएंगे उन वेक्टर्स को बनाइए, उन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे आपने पहले पे लैम्डा 1 पे कुछ एक वेक्टर मिला आपको, तो आपने उसे कॉलम फॉर्म में लिख दिया, दूसरे को लिखिए, तीसरे को लिखिए, और उनकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ रही है मींस उसके मैट्रिक्स की, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाली, और अगर वे जीरो के बराबर आई तो लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर आपने जो उसकी मैट्रिक्स बनाई है उसका डिटर्मिनेंट लिया और अगर वे जीरो के बराबर नहीं आया है तो आप कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मींस व्हाट? एक दूसरे पे वे डिपेंड है और डिपेंड करके दूसरे की वैल्यू और अपने कंबाइंड होकर वैल्यू को जीरो दे रहा है, ऐसा ध्यान रखिएगा, यस और नो। ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर। सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रॉपर्टी कि आइगन वैल्यू ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर। आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो, ओके।
आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर एब्सोल्यूट वैल्यू 1। कुछ नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट है, ये प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट ध्यान ही रखनी है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक इज केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम किस लिए यूज होती है? यूज फॉर मेकिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या है आपकी केले हैमिल्टन थ्योरम की बात करें तो केले हैमिल्टन थ्योरम होती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यही है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कुछ नहीं होती है, सिंपल सी बात है, एक काम करिए 1 2, ये ओवरऑल क्या कह रहा है केले हैमिल्टन, मैं आपको समझा देता हूँ। केले हैमिल्टन कह रहा है कि लेट अस सपोज एक इक्वेशन है 1 2 5 6 है, तो एक काम करिए इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालेंगे? वही कॉलम, मेन कॉलम में से आप मेन कॉलम में आप लेमडा को माइनस करके निकाल दीजिए इक्वेशन, तो आप कहेंगे 1 माइनस लेमडा इस 6 माइनस लेमडा माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 0। अब क्या लिखा है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज सैटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही तो बोला है इसने, यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब लेमडा की जगह आपका ए सेटिस्फाई करेगा, दिस इज 1 माइनस ए 6 माइनस ए माइनस ऑफ 10। तो अब बताइए ये इक्वेशन ए के टर्म में हो गई या नहीं? इक्वेशन यूज हो गई ना केले हैमिल्टन। केले हैमिल्टन यूज ही इसलिए होती है कि ताकि आप कन्वर्ट कर सकें किसे? इक्वेशन के फॉर्म में मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करें।